12 से लेकर 35 तक, जिसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, जो कि लेक्चर नंबर 5 यानी कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा होगा फंडामेंटल राइट पे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरके मेथड्स पर। मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो, जो कि होने वाला है पॉलिटी का लेक्चर 4, यानी जिसमें हम बात करेंगे सिटीजनशिप टॉपिक की, जो कि हमारी आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है। इससे पहले हम कुछ पीवाईक्यूज कह रहे थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अलग अलग। इस सीरीज में हम आज लेके आ चुके हैं। पहले हम सिटीजनशिप के बारे में आर्टिकल 5 से 11 है जो, सो सिटीजनशिप की पहले हम थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे कि सिटीजनशिप के आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, वो आर्टिकल्स में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे उसी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम थ्योरी के बाद में लास्ट में देखेंगे। सो उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो पूरा ज़रूर पसंद आएगा। तो वीडियो को स्किप भी बिल्कुल भी ना करें, और अगर आप इसी तरह के लेक्चर्स आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। सो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, सिटीजनशिप के। सबसे पहले बात करें पार्ट, आर्टिकल और प्रोविज़न की, यानी कि कौन कौन से पार्ट में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है और कौन से उसमें प्रोविज़न दिखे हुए हैं। सो अगर बात करें हम पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 में हमारे पास आता है आर्टिकल 1 to 4, यानी आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक पार्ट 1 में आएगा। इसमें प्रोविज़न होंगे यूनियन एंड इस टेरिटरी, यानी कि यूनियन और टेरिटरी के जितने भी स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी है, सबके बारे में किस में लिखा है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 में, जो कि पार्ट 1 में आता है। पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 5 to 11, यानी आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक जो आता है वो है प्रोविज़न सिटीजनशिप के बारे में, यानी सिटीजनशिप कैसे मिलने वाली है या फिर कैसे टर्मिनेट होने वाली है सिटीजनशिप, हम सब बात करेंगे इस वीडियो में। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पार्ट 2 सिटीजनशिप 5 to 11 आर्टिकल। पार्ट 3 की बात करें अगर, सो वो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, जिसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, जो कि लेक्चर नंबर 5 यानी कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा होगा फंडामेंटल राइट पे। सो उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी आपका ये नया लेक्चर फंडामेंटल राइट अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पार्ट 4 की बात करें तो आर्टिकल 36 to 51, जो कि DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4A में ही सब, यानी 4 का ही सब क्लोज ए है, जिसमें है 51 सब क्लोज ए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, जो कि बाद में अमेंडमेंट करके ऐड की गई थी। ठीक है, तो ये पार्ट थे और उसके रिलेटेड कोरस्पॉन्डिंग आर्टिकल्स थे। जैसे आपका टॉपिक है हमारे सिटीजनशिप, तो आर्टिकल कौन से पढ़ेंगे हम, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करें आर्टिकल 5 की। सो आर्टिकल 5 के बारे में अगर बात करें तो डील विद द सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये सिटीजनशिप के बारे में बात करता है जब से संविधान लागू हुआ। इट स्पेसिफाई दैट एवरी पर्सन हु हैज़ देयर डोमिसाइल इन इंडिया, ये बताता है कि जो भी पर्सन है जिसकी इंडिया की डोमिसाइल है, यानी जो इंडिया का नागरिक है, वो क्या क्या क्राइटेरिया मीट करेगा, यानी क्या क्या क्राइटेरिया वो फुलफिल करेगा। सो या सबसे पहले बात करें सच एज बीइंग बोर्न इन इंडिया, यानी कि अगर वो इंडिया का सिटीजन है, डोमिसाइल उसकी इंडिया है, तो वो या तो वहीं पे बोर्न हुआ हो, यानी कि उसकी, यानी वो पैदा वहीं पे हुआ इंडिया में, या फिर उसके पेरेंट्स इंडिया में बोर्न हुए हों, या फिर तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है कि एन ऑर्डनरी रेजिडेंट इन इंडिया नॉट लेस देन 5 ईयर, यानी 5 साल से ज़्यादा इंडिया का रेजिडेंट रहा हो। ठीक है, तभी वो कह सकते हैं कि वो एक इंडिया का नागरिक है। ठीक है, तो आर्टिकल 5 के बारे में, 5 किसके बारे में लिखा है कि कौन इंडिया का नागरिक होगा, उसकी क्या क्या क्राइटेरिया होंगे, तो वो किस में लिखा है, आर्टिकल नंबर 5। अब बात करें आगे आर्टिकल 6 की। सो आर्टिकल 6 में लिखा है कि एड्रेसिंग द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, यानी जो पाकिस्तान से इंडिया आए, यानी जो लोग पाकिस्तान से सेपरेशन के टाइम पाकिस्तान से इंडिया आए, उन लोगों के जो सिटीजनशिप के बारे में कौन बताता है हमें, आर्टिकल नंबर 6। यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पाकिस्तान से इंडिया आए उनकी कौन बताता है, आर्टिकल नंबर 6। ठीक है, तो इट लेन डाउन, उसमें सब अलग अलग कंडीशंस लिखी हैं, जो पाकिस्तान से इंडिया आए उनकी सिटीजनशिप कैसे उनको दी जाएगी, तो किसके ये है, आर्टिकल नंबर 6 में। आगे बात करें आर्टिकल 7 की। सो आर्टिकल 7 डील करता है राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान। इट स्पेसिफाइड दैट अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947, यानी कि आर्टिकल 7 अगर बात करें तो इसमें लिखा है कि जो पाकिस्तान, यानी जब सेपरेशन के टाइम 1 मार्च 1947 को जो हमारे पाकिस्तान चले गए थे उधर, लेकिन उसके बाद फिर जब बंटवारा हुआ था
उसके बाद वो वापस कहाँ पे आ गए, इंडिया में आ गए। सो उनकी सिटीजनशिप के बारे में लिखा है कि वो सिटीजन इंडिया के कैसे होंगे। सो वो लिखा है आर्टिकल नंबर 7 में, यानी जो पहले पाकिस्तान चले गए थे, क्योंकि पहले सारा इंडिया ही था पूरा एक, फिर जब सेपरेशन हुआ वो वापस कहाँ आ गए, पाकिस्तान से इंडिया में आ गए। तो उनका जो सिटीजनशिप के बारे में लिखा है वो लिखा है आर्टिकल नंबर 7 में। ठीक है, तो उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा। 6 में क्या लिखा है कि जो माइग्रेट हुए इंडिया पाकिस्तान से, यानी जो पाकिस्तान से इंडिया है उनके आर्टिकल 6, और जो वापस पहले इंडिया से पाकिस्तान गए थे फिर पाकिस्तान से वापस जो इंडिया आए थे पार्टीशन के बाद, उसमें लिखा है आर्टिकल नंबर 7 के में। आर्टिकल नंबर 8 की बात करें, सो प्रोवाइड द राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। यानी आर्टिकल 8 किन के बारे में बात करता है, वो लोग जो इंडिया के इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन फ़िलहाल कहीं और रह रहे हैं, यानी किसी और कंट्री में वो रिसाइड कर रहे हैं, लेकिन जो ओरिजिन है उनका वो है इंडिया। ठीक है, यानी कि जो बॉर्न हुआ है वो इनका इंडिया बॉर्न है, और रिसाइडिंग कहाँ, अभी फ़िलहाल वो कहीं और रह रहे हैं प्रोफेशन के पर्पज़ से या फिर किसी पर्पज़ से वो आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं। तो इट स्टेट्स दैट एनी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया हु आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स और एनी दोज ग्रैंड पेरेंट बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। इसके यानी कि पेरेंट या फिर ग्रैंड पेरेंट इंडियन ओरिजिन के हैं, इंडिया में बॉर्न थे, इंडियन सिटीजनशिप थी उनके पास, लेकिन अब वो कहीं आउटसाइड इंडिया रह रहा है किसी और कंट्री में। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 8 के बारे में। वो रजिस्टर कर सकता है, वो अलग अलग क्राइटेरिया हैं कि वो उसको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। जो आउट ऑफ कंट्री आउटसाइड रह रहा है कि आउटसाइड इंडिया रह रहा है लेकिन ओरिजिन उसका इंडिया ही है, तो आर्टिकल 8 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 9 की बात करें, सो आर्टिकल 9 स्पेसिफाई करता है that if a person voluntarily acquires the citizenship of any foreign state, यानी जिसने अपनी मर्जी से, जिस भी पर्सन ने अपनी मर्जी से सिटीजनशिप एक्वायर कर ली किसी भी और स्टेट की, यानी किसी और स्टेट का मतलब यहाँ पे है और कंट्री, यानी किसी और इंडिया के अलावा किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली वॉलंटरीली, यानी स्वेच्छा से, यानी खुद की इच्छा से किसी और कंट्री की अगर सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, तो वो किसका, तो उसकी सिटीजनशिप जो है यहाँ पे है वो नो लॉन्गर सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि एक्वायर करने पर उसकी जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट हो जाएगी, यानी कि वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो एक्वायर कर लेगा बाहर की किसी अनदर कंट्री की, तो इंडिया का सिटीजन वो नहीं रहेगा। ये किसके बारे में है, आर्टिकल 9 कहता है हमारे पास। अगर आर्टिकल 10 की बात करें, ये इंश्योर करता है डेट एवरी पर्सन हु इज़ डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ डेट मे बी मेड बाई पार्लियामेंट। जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उसको लेकर जो पार्लियामेंट है वो कोई भी जो लॉ वगैरह है वो क्रिएट कर सकती है, प्रोविजंस जो है वो बना सकती है। ये किस में लिखा है, आर्टिकल नंबर 10 में। सो आर्टिकल 10 में क्या है कि प्रोविजंस मेड बाय पार्लियामेंट और लॉ। ठीक है, तो आर्टिकल 11 की बात करें, द एम्पावर पार्लियामेंट टू रेगुलेट राइट ऑफ सिटीजनशिप बाई लॉ, इट अलाउ द पार्लियामेंट टू मेक एनी प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन ऑफ टर्मिनेशन सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। यानी सिटीजनशिप से रिलेटेड टर्मिनेट और एक्विजिशन कौन कर सकता है, ये अंडर आर्टिकल 11। और जो हमारे पास आर्टिकल 10 है वो इंश्योर करता है कि जो भी पर्सन है जो चाहता है सिटीजन टू इंडिया शैल कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, यानी जो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाया गया है उसी के तहत सिटीजनशिप मिल सकती है। आर्टिकल 10 कहता है कि जो भी कोई नया प्रोविज़न है या फिर लॉ को कुछ चेंज करना है तो वो कौन कर सकता है, सिर्फ हमारी पार्लियामेंट। ये कहता है हमारा आर्टिकल नंबर 11, जो कि हमारा आर्टिकल 11 आखिरी था सिटीजनशिप का। सो इस वीडियो में हमने बात की कि आर्टिकल अब तक की आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या प्रोविजंस हैं सिटीजनशिप को लेकर। ठीक है, तो उसी को अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखेंगे अभी, कि जो इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम आता है एज पर द आर्टिकल 7। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल 7 को रिकॉल करेंगे। 7 ने क्या कहा था कि डील सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट टू पाकिस्तान, यानी जो माइग्रेंट्स हैं जो पाकिस्तान चले गए थे लेकिन पार्टीशन के बाद वो फिर वापस इंडिया आ गए। 6 में क्या था आर्टिकल 6 में था कि जो पाकिस्तान से इंडिया आए उनकी सिटीजनशिप के बारे में, लेकिन 7 में है जो पहले पाकिस्तान में गए थे, यानी उस जगह में गए थे जब वो पाकिस्तान नहीं था, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद वो वापस जब आए तो उनके सिटीजनशिप के बारे में आर्टिकल 7 में लिखा है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है
एज पर द आर्टिकल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनी पर्सन हु हैज़ आफ्टर द, यानी डेट बताई गई है, माइग्रेटेड फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू द टेरिटरी और नाउ इंक्लूडिंग पाकिस्तान, यानी जो इंडिया की टेरिटरी को छोड़कर उस जगह चला गया था जो आज का पाकिस्तान है, और फिर पार्टीशन के बाद वापस कहाँ पे आ गया, वापस इंडिया टेरिटरी में आ गया, तो उसकी सिटीजनशिप के बारे में जो डेट लिखी है, यानी वो ऐसा कब होना चाहिए, 1 मार्च 1947, यानी अगर 1 मार्च 1947 के बाद ऐसा हुआ है तो ही वो उसको मानेंगे, सिटीजनशिप इंडिया की उसको मिलेगी। तब अगर वो 1 मार्च 1947 के बाद गया होगा, क्योंकि अगस्त में फिर जो पार्टीशन हुआ था तो वापस वो कहाँ आ गया, इंडिया में, पहले गया था पाकिस्तान में फिर वापस आ गया इंडिया में। सो उसकी सिटीजनशिप तभी मिल पाएगी जब 1 मार्च 1947 को वो डेट होगी उसके बाद की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। आगे बात करें, अ पर्सन कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाई नेचुरलाइजेशन इफ द पर्सन इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जो इंडिया है इन्हें सिटीजनशिप चाहता है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन जो आप लोग वर्ड देख रहे हैं इसका मतलब होता है कि जो इंडियन ओरिजिन का नहीं है, ठीक है, इंडियन ओरिजिन का नहीं है लेकिन उसको चाहिए इंडियन सिटीजनशिप, किसी और कंट्री का है लेकिन उसका ओरिजिन भी इंडियन नहीं है। ठीक है, तो एक होता है नेचुरलाइजेशन, एक होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन से कौन मिलेगा, जो इंडियन ओरिजिन का होगा वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, और जो इंडियन ओरिजिन का नहीं है उसको अगर सिटीजनशिप चाहिए इंडिया की तो वो क्या करेगा, नेचुरलाइजेशन। उसके लिए इसको कितने साल इंडिया में रहना पड़ेगा, तो वही क्वेश्चन इसके बारे में क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी 12 ईयर, यानी नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप इंडिया लेने के लिए उसको 12 साल इंडिया में रहना पड़ेगा, तभी उसको सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मिल सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करें, आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द, यानी आर्टिकल 5 से 11 है वो किस बारे में डील करता है। आर्टिकल 5 से 11 है, अभी हमने बात करी पार्ट 2 में आता है, वो डील करता है सिटीजनशिप के बारे में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, सिटीजनशिप। सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच एक्ट हैज़ प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप, यानी कौन सा एक्ट है जिसके अंदर प्रोविजंस हैं सिटीजनशिप को लेके या फिर उसके टर्मिनेट होने के, यानी कि लॉस ऑफ सिटीजनशिप के जो प्रोविजंस हैं वो किस एक्ट में लिखे हुए हैं, तो वो एक्ट है हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसको कि आप लोगों ने सुना होगा सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हमारा CAA था 2019 में, जिसको अमेंड किया गया था। ठीक है, तो वो यही था, यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड किया गया था 2019 में, जिसके अंतर मतलब यानी कि जो हमारी सिख कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, बुद्धिज़्म है, जैन है, पारसी हैं, क्रिश्चियन हैं, जो हमारे बांग्लादेश और इंडिया यानी माइनॉरिटी हैं जो कहाँ पे, बांग्लादेश और पाकिस्तान में, सो उनको सिटीजनशिप देने के लिए इसको अमेंड किया गया था 2019 में, सिटीजनशिप एक्ट 1955 को। ये इसका आंसर होगा करेक्ट, सी। आगे बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सिटीजनशिप, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक डील करता है। सो ऑप्शन नंबर ए सिटीजनशिप का करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन ऑफ ऑब्टेनिंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की सिटीजनशिप के लिए कौन सी कंडीशन नहीं हो सकती, बर्थ, डायनेस्टी, प्रॉपर्टी एक्विजिशन, नेचुरलाइजेशन, इंडिजनाइजेशन, यानी कि इंडिजनाइजेशन, नेचुरलाइजेशन जिसको कहते हैं अभी हमने बात की थी, डायनेस्टी, बर्थ या फिर प्रॉपर्टी एक्विजिशन, यानी कि प्रॉपर्टी एक्विजिशन से आपकी सिटीजनशिप तय नहीं होगी, यानी कि अगर आप किसी और कंट्री में प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको उस कंट्री की सिटीजनशिप मिल जाए। ठीक है, बर्थ से मिल सकती है, डायनेस्टी से मिल सकती है, यानी वहाँ पे आप रहते होंगे, नेचुरलाइजेशन यानी कि आप 12 साल रहना पड़ेगा आपको तब आपको सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है, तो ये सब हों, लेकिन प्रॉपर्टी एक्विजिशन कोई भी कंडीशन नहीं है सिटीजनशिप ऑब्टेन करने की। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थी वीडियो सिटीजनशिप के बारे में, जिसमें हमने आर्टिकल 5 से लेके 11 तक बात करी। पहले हमने उसकी थ्योरी की थी डिटेल में, उसके बाद हमने उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो काफ़ी पसंद आई होगी। इसी तरह वीडियोज़ के लिए जिसमें आपको काफ़ी शॉर्ट टाइम यानी काफ़ी छोटी सी वीडियो होने वाली है, जिसमें आपका काफ़ी ज़्यादा टॉपिक एक आराम से कंप्लीट हो जाएगा और आपको इतना बर्डन भी नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर इसके लेक्चर 5 में, जिसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट की। थैंक यू।